सभी साधकों को योगाचार्य राहुल का प्रेम पूर्वक नमस्कार। आज की इस योग शास्त्र के अध्ययन में हम समझेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जो कि आपका रहेगा 3.1 से स्टार्ट होता है। ये बेसिक नॉलेज ऑफ ह्यूमन बोन्स के बारे में हम आज बात करेंगे, जिसमें पहले एक्सल स्केलेटन 80 बोन्स रहती हैं और अपेंडिकुलर स्केलेटन 126 बोन रहती है। दोनों बोन्स मिला के 206 बोन्स बनती हैं। अब हम बात करेंगे एक्सल स्केलेटन में 80 बोन्स कहाँ कहाँ होती हैं। स्कल में आपके यहाँ पे होती हैं 29 बोन्स, और रिब में ये है रिब, ये 24 बोन्स, और स्टेरम ये 1 बोन। उसके बाद वर्टिब्रा कॉलम 26 बोन्स होती हैं, ये रही आपकी वर्टिब्रा कॉलम, वो हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद अपेंडिकुलर स्केलेटन में होती हैं 126 बोन, जिसमें अपर लिम्स मतलब हैंड में एक हैंड में 30 और दूसरे हैंड में 30, तो 60 बन जाती है। फिर लोअर लिम्स में मतलब पैर, इसमें भी 30, एक लेग में 30 होती है और दूसरे लेग में भी 30 होती है, तो कुल मिला के फ्लैंचेस वगैरह मिला के 60 हो जाती है। शोल्डर ग्रिल 4 बोन्स होती हैं, यहाँ पे रहती है आपके शोल्डर ग्रिल्स, और पेल्विक ग्लैंड्स 2 हड्डियाँ रहती हैं, ये है पेल्विक ग्लैंड्स। अब इसके बाद हम करेंगे एक्सिल का ही, स्कल में जो 29 बोन्स हैं उसके लिए स्टडी करेंगे। ये है क्रैनिकल 8 बोन्स रहती हैं, जिसमें रहती है फ्रंटल बोन 1, पेरिएंटल बोन 2, टेम्परल बोन 2 रहती हैं, ओसिपिटल बोन 1 रहती है, साइनोड बोन 1 रहती है, एथमोड बोन 1 रहती है। तो ये 8 बोन जो रहती है आपकी, ये फ्रंटल यहाँ पे है, उसके बाद पैरिएटल भी यहीं पे है, इसके नीचे ही रहती है पैरिएटल, कान के पास रहती है। ओसिपिटल ओसिपिटल भी यहीं पे रहती है, 3 बोन यहीं पे रहती है। और ये साइनोड बोन आपकी गले की रहती है। उसके बाद फेशियल बोन आपकी जो रहती है 29 बोन में से 8 क्रैनिकल, फेशियल बोन 14, हाइयोन बोन 1 और ऑडिटरी बोन 6, जो कान की हड्डियाँ रहती हैं, 3 एक तरफ 3 एक तरफ रहती हैं, ये 6 रहती है। फेशियल आपकी 14 रहती है, वो आगे हम पढ़ेंगे। हाइनोड 1 यानी गले की हड्डी 1। उसके बाद रहती है आपकी ऑडिटरी बोन, कान की हड्डियाँ। अब हम आपकी फेशियल्स बोन 14 पढ़ेंगे, जो रहती है पहली वोमर, मैक्सिला 2 रहती हैं, और मैंडिबल 1 रहती है। ये नेजल बोन 2 रहती हैं, प्लेटिन बोन 2 रहती हैं, लैक्राइन बोन 2 रहती है, जिमेटिक बोन भी 2 रहती हैं, और कॉन्चाई बोन 2 रहती हैं। इसमें फेशियल बोन्स में हर एक बोन 2 रहती है, सिर्फ 2 बोन रहती है, एक वोमर और मैंडिबल। और इसको आसानी से याद करने के लिए हमने आपके लिए एक बनाया है सूत्र, वो मेरे मन को ना जान पाए, ऐसे हमने एक सूत्र बनाया है, आप पढ़ेंगे और ये आपको आसानी से याद हो जाएंगे। पहले पहले अक्षर हम याद कर लेंगे तो याद हो जाती 14 बोन आपकी फेशियल बोन। अब हम हायोड बोन की बात करेंगे, जो रहती है एक आपकी गले की हड्डी। रिब 12, 6 एक तरफ, 12 एक तरफ रहती हैं, 12 एक तरफ 24 रिब केज रहती है। एक रहती है आपकी स्टेरम, और वर्टिब्रास कोलम 26, ये रही आपकी वर्टिब्रास कोलम, 26 बोन्स रहती हैं। ये रहती हैं क्रेविकल 7 रहती हैं, डोर्सल 12 रहती हैं, लंबर 5 रहती हैं, स्टेरम 1 रहती है, कोनकाई 1 रहती है। ये हो गई 80 बोन्स आपकी कंप्लीट। इसके बाद हम आएंगे 126 बोन्स पे, जो रहती हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन, जिसमें लिम्स हाथ पैर मिला के 120, शोल्डर 4 और 2, 120 4, 24 24 2 26, 126 वो पढ़ेंगे हम। लिम्स जो 30 रहती हैं हैंड के। एक रहती है ह्यूमर बोन, ये आपके हैंड की बोन है। ह्यूमर बोन जो आपके भुजबंद की रहती है, वो रहती है आर्म में। फिर रेडियम बोन फोर आर्म में नीचे, यहाँ हथेली की वजह यहाँ पे
रहती है आपकी फोराmen रेडियम। अल्ना इसी के नीचे एक अल्ना बोन है आपकी, तो अल्ना रहती है। फिर मेटाकार्पल्स, उसके पहले आएंगे कार्पल्स। कार्पल्स जो आपकी 8 हड्डियां मणिबंध की यहाँ पे रहती हैं वो हैं कार्पल्स। फिर मेटाकार्पल्स जो हाथ की रहती हैं 5, यहाँ पे जो 5 रहती हैं आपकी, ये 5 हड्डियाँ रहती हैं मेटाकार्पल्स। फिर आपकी आती हैं फ्लैंजेस ऑफ हैंड फिंगर्स, यहाँ पे 14 बोन रहती है आपकी, सब मिला के 14 बोन रहती हैं, कुल मिला के 30 बोन बन जाती हैं। और एक हाथ की 30 तो दूसरे हाथ की भी 30। फिर लोअर लिम्स की, लेग की बात कर लेते हैं हम। फीमर जंघा की जो हड्डी रहती है सबसे मजबूत और सबसे लंबी आपकी हड्डी रहती है पूरे शरीर में से। उसके बाद पटेला, जो पटेला नी कैप रहता है आपका, जानू जिसको कहा जाता है, वो पटेला एक हड्डी। टिबिया बोन लोअर लेग में रहती है नीचे। फिर टिबिया, ये फैबुला बोन भी रहती है, टिबिया के नीचे ही रहती है, ये आपकी रहती है ये टिबिया के नीचे फैबुला। और फिर उसके बाद टार्सल आते हैं। एंकल, एंकल में 7 हड्डियाँ रहती हैं आपके, ऊपर कार्पल्स में थी 8, नीचे 7, इसका आपने ध्यान देना है। और मेटाटार्सल 5, सेम 5। फुट फिंगर में 14 सेम। तो आपको सिर्फ अलग कहाँ देखने को मिलता है, यहाँ कार्पल्स और टार्सल्स में, बस इससे ज़्यादा कोई वो नहीं रहता है डिफरेंस, सारा ज़्यादातर सेम है। शोल्डर ग्रिल्ड 4 जो रहती हैं, कैवियट 2 रहती हैं जो कोलर बोन भी कहा जाते हैं, और स्कैपुला 2 हड्डियाँ रहती हैं जो कंधे की हड्डियाँ रहती हैं। फिर आते हैं पेल्विक ग्रिल्ड 2, पेल्विक ग्रिल्ड की 2 हड्डियाँ रहती हैं, ये है पेल्विक ग्रिल्ड आपके, 2 हड्डियाँ रहती हैं आपकी, कोल्हे की भी इसको बोन कहते हैं। तो ये हो गई आपकी कंप्लीट हो गया आपका बेसिक नॉलेज ऑफ ह्यूमन बोन्स, कंप्लीट, दैट्स इट, इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। 206 ही हड्डियाँ हमने पढ़नी है और हड्डियाँ नहीं कहीं से विकसित करनी है। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, मसल्स एंड देयर टाइप एंड लोकेशन। जो पेशियाँ तंत्र हम कहते हैं, मांसपेशियाँ जो आपकी रहती है हमारे शरीर में, आस्तिक तंत्र तथा बाह्य तत्व से के बीच का अधिकांश भाग मांसपेशियाँ मसल्स से निर्मित होता है। पेशी कोशिकाओं मसल सेल द्वारा निर्मित होती हैं। यह एक असंकुचनशील कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू ऊतक कहते हैं। ऊतक किसको कहते हैं, कोशिकाओं से मिलकर ऊतक बनता है, जो आपकी कोशिकाएं रहती हैं उनसे मिलकर एक ऊतक बनता है। फिर उसके बाद कोशिकाएं किसको कहते हैं, सेल्स से जो मिलके, सेल्स से बिल्ड होके फिर एक ऊतक बनता है। फिर संकुचनशील, जिनकी कोशिकाएं लंबी तंतुओं के रूप में होती हैं, मतलब जो सेल रहती है उनके बारे में बताया गया है। फिर ध्यान देने वाली बात यह है, संकुचनशील जीवाणु का प्रमुख लक्षण है जो पेशियाँ ऊतक की कोशिकाओं में सर्वाधिक होती हैं। ये टॉपिक के बीच में अगर आपने करना है तो कर लेंगे। उसके बाद जंतुओं की एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने एक अंग को हिलाने की क्षमता, लोकेशन एंड मूवमेंट, पेशियाएँ ऊतक के कारण ही होती हैं। मतलब जो हम ऐसे हिलाते हैं या मूवमेंट करते हैं, मांसपेशियाँ स्ट्रक्चर होती हैं, लोकेशन एंड मूवमेंट वो आपके पेशियों के कारण ही होती है, मसल्स के कारण ही होती हैं। शरीर का औसतन 40 से 50% भाग एक्टोड्रम से बना है। एक्टोड्रम है आपका जो मांसपेशियाँ रहती हैं। मनुष्य में कुल 639 पेशियाँ पाई जाती हैं, आपकी कुल 639 पेशियाँ पाई जाती हैं, मसल्स पाए जाते हैं। सर्वाधिक पेशियाँ पीठ में हैं, आपके पीठ में सबसे ज़्यादा 180 पेशियाँ पाई जाती हैं। पेशियाँ 3 प्रकार की होती हैं, रेखा पेशियाँ मतलब स्ट्रेट मसल, स्केलेटन
जो वॉलेंट्री रहते हैं, हम अपने मन से हिलाते हैं। अब आपका हैंड हो गया, आपका माउथ हो गया, आपका जबड़ा हो गया, ये होते हैं स्ट्रेट मसल, जो हम अपनी इच्छा से हिला सकते हैं या वर्क कर सकते हैं। उसके बाद रहते हैं अरैखिक पेशियाँ, अनस्ट्रेट मतलब स्मूथ, इनवॉलेंट्री, जिसमें अपने आप मूवमेंट होती हैं, हम नहीं हिलाते हैं। उसके बाद आते हैं हृदय पेशियाँ, कार्डियक मसल, ये भी इनवॉलेंट्री हैं, जैसे हार्ट पंप करता है, अपने आप करता है, आप कोई इसमें जोर नहीं लगाते, ना ही कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। बिना एक्टिविटी परफॉर्म किए ही आपकी इनवॉलेंट्री मसल है तो अपने आप पंप करता है आपका हार्ट, ये कार्डियक मसल। तो कौन 3 टाइप के हैं, ये मेन है आपके लिए। शुरुआती आपने लिखना है स्केलेटन, स्मूथ एंड हार्ड, इसको हम कहते हैं स्ट्रेट, अनस्ट्रेट एंड कार्डियक मसल। ये 3 हैं आपकी मेन, यहीं से आपका शुरुआत होती है। ये स्ट्रेट मसल जो रहती है, अधिकांश पेशियाँ रेखित होती हैं। 639 से 400 रेखाएं पेशियाँ पाई जाती हैं। यह प्रांत तांत्रिक तंत्र में चेतन मनुष्य की इच्छा अनुसार काम करती हैं। जो स्ट्रेट रहती हैं, स्केलेटन मसल रहती है, अपनी इच्छा से काम करती हैं। यह है मसल। मसल को जो बांध के रखता है वो होता है टेंडन। साइड साइड में टेंडन रहता है, हर एक मसल में जो बंडलिंग करके रखता है वो होता है टेंडन। ये मसल ऐसे ही रहता है, हमने बनाने का प्रयास किया है, आप समझने के प्रयास करें। उसके बाद अधिकांश रेखियाँ पेशियाँ अपने दोनों सिरों पर टेंडन नामक पतली एवं डोरी से जुड़ी हुई हैं। यही टेंडन, इसकी बात की जा रही है। इसे स्केलेटन मसल भी कहते हैं। स्केलेटन मसल जो अपने इच्छा से वर्क की जाए वो स्केलेटन मसल है। उसके बाद देवेक पेशी, सोमैटिक मसल, अग्र पश्चात पीठ एसेट्रा। उसके बाद हम करेंगे रेखिक मसल, मतलब अनस्ट्रेट मसल, इनवॉलेंट्री मसल। वो इनवॉलेंट्री मसल कौन कौन सी होती हैं आपकी? आहार नाल मतलब फूड पाइप, मूत्रालय, पित्ताशय, श्वास नाली मतलब जो आपकी ब्रेथ पाइप रहती है वो, योनि, रुद्रिक वाहिनियाँ। ये जो आपकी मतलब खोखली वाहिनियाँ रहती हैं वो रहती हैं अनस्ट्रेट मसल और इनवॉलेंट्री वर्क करती हैं ये। इसमें आप कोई भी एफर्ट नहीं लगाते हैं, ये अपने मन से और अपने आप वर्क करती हैं। उसके बाद इसका अर्थीयों से कोई संबंध नहीं है, अनिश्चित इनवॉलेंट्री मसल हैं ये। इस प्रकार की पेशियाँ पतली, सिलेंड्रिकल, वायु एवं केंद्र वाली होती हैं, इसी कारण इसमें थकान नहीं होती। इसमें थकान भी नहीं होती है, जब आप एफर्ट नहीं लगाते तो थकान भी नहीं होती है। उसके बाद आपकी आती है हृदय पेशियाँ। हृदय पेशियाँ को कहते हैं कार्डियक मसल, इनवॉलेंट्री, ये इनवॉलेंट्री रहती है। इसमें भी आप कोई जोर दबाव या कोई भी अपने मन से इच्छा से नहीं करते हैं, अपने आप होता है। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये पेशियाँ केवल हृदय की मसल भ्रांतियों में पाई जाती हैं और सखनित होती हैं। ये सांखें बनकर जाल बनाती हैं। ये मांसपेशियाँ जाल बनाती हैं। इसके बाद हम आपके लिए ये लाए हैं। पेशियाँ एक केंद्र उपस्थित होती हैं। यह एक चारों तरफ से सार्कोमेयर से घिरा रहता है। जो आपकी हार्ट की रहती हैं मसल्स, वो सार्कोमेयर नामक एक ग्रंथियों से जुड़ा रहता है। इन पेशियों में रेखाएं, अरेखाएं गुण पाए जाते हैं, मतलब रेखित और अरेखित गुण पाए जाते हैं। एक केंद्र दूसरे केंद्र में अंतर्विष्ट पट्टियाँ इन पेशियाओं में सर्व संकुलित होती हैं, जन्म से मृत्यु तक बिना थके। ये जो मसल्स रहते हैं आपके वर्क करते रहते हैं, जब तक डेथ नहीं हो जाती बॉडी में तब तक बिना थके हुए वर्क करती रहती है। इसके बाद हम करेंगे आपके लिए डाइजेस्टिव सिस्टम, ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? पाचन क्रिया है, इसको कहा जाता है। ऑल्सो नोन एज जीआई ट्रैक, गैस्ट्रोटेंशियल ट्रैक, एलिमिनेटरी कैनल, और इसको खाने के बाद पचाने के लिए एलिमिनेटरी कैनल भी कहते हैं। खाया पचाया, दैट्स इट। उसके बाद ये हम पढ़ रहे हैं, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स एंड हाईली ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंजेशन, डाइजेशन,
ऑब्जर्वेशन एंड एलिमिनेशन ऑफ द बॉडी एंड वेस्ट मटेरियल। इसमें क्या क्या कौन कौन से मेन पार्ट है? इंजेशन मतलब खाना खाया, डाइजेशन पचाया, एब्सॉर्प्शन मतलब खाना पचा के न्यूट्रिएंट्स अपने शरीर में लेने, और एंड जो आपका खाना पचता है न्यूट्रिएंट्स ले लिया उसके बाद एलिमिनेशन मल के द्वारा त्याग देना ही। ये हैं इसके 4 पार्ट, मेन पार्ट हैं इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के। इट प्ले अ विटल रोल इन अ ब्रेकिंग डाउन इंजेशन फूड इनटू इनिशियल न्यूट्रिएंट्स। इसका ये मेन रोल प्ले करता है आपके फूड को तोड़ने में और इससे न्यूट्रिएंट्स लेने में। तो दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम। खून में भी न्यूट्रिएंट देता है खाना पचाने के बाद, जो खाने से न्यूट्रिएंट मिलते हैं, एंड यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी फॉर एनर्जी ग्रोथ एंड मेंटेन्ड फॉर द बॉडी फंक्शन। आपके बॉडी को चलाने के लिए और बॉडी को एनर्जी देने के लिए ऑब्जर्व करके जो एनर्जी ये ब्लड में पहुंचाता है, वही ब्लड आपको आगे ग्रोथ मेंटेन करता है, काम करने में हेल्प करता है, वही एनर्जी। ये कहते हैं 1 वे ट्यूब है, 30 फीट लंबी ट्यूब है। और इसके मेन एक्टिविटी क्या है? इंजेशन, प्रोफेशन, डाइजेशन, ऑब्जर्वेशन, एलिमिनेशन। यही है मेन 1 2 3 4 5 चीज़ें हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। दैट्स इट, ये पढ़नी है हमने, यही मेन है। इंजेशन में दिस इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द एलिमिनेटरी ट्रैक। इंजेशन मतलब हमने मुंह से खाना खाया, उसके बाद प्रोफेशन द मूव कॉन्ट्रैक्ट अलोंग द एलिमिनेटरी ट्रैक, उसके बाद धीरे धीरे आपके ऐसे खाना जाता है। फिर डाइजेशन, डाइजेशन 2 तरीके के हैं, मैकेनिकल एंड केमिकल। मैकेनिकल क्या होता है? जो आपने दांतों के द्वारा चबाया, मैकेनिकल है। और केमिकल ब्रेकडाउन, केमिकल ब्रेकडाउन आपके यहाँ पे होता है। केमिकल ब्रेकडाउन पेट में काफ़ी सारे एंजाइम्स रहते हैं, तो उसके द्वारा होता है। मैकेनिकल आपके अपने दांतों से चबाया, सलाइवरी ग्लैंड में मिक्स हुआ, फिर उसके बाद फिर आता है एब्सॉर्प्शन। इनिशियल वोल में मतलब यहाँ पे आपके वो जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं निचोड़ने का काम करते हैं। और एलिमिनेशन एनेक्स रेक्टम के थ्रू फ्लैश आउट कर देना। दैट्स इट आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। और इसके मेन ऑर्गन्स क्या होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, ये आप देखेंगे एक बार। मेन ऑर्गन क्या है? पहले माउथ से खाया, फिर फेलिक्स मतलब यहाँ पे फेलिक्स है, ये सलाइवरी ग्लैंड जहाँ पे मिक्स होता है। फिर ओसोफेगस, ओसोफेगस यहीं पे है आपके जहाँ पे कंठ है और वो खेचरी मुद्रा लगती है जहाँ पे, वो है ओसोफेगस। फिर स्टमक में जाता है, यहाँ पे स्टमक में गया। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब यहाँ पे छोटी आंतों में खाना गया आपके। फिर लार्ज छोटी आंतों में जो भी न्यूट्रिएंट लेने थे ऑब्जर्व किया गया, यहाँ से ऑब्जर्वेशन हुई। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जो वेस्ट मटेरियल है, फिर रेक्टम एनल के थ्रू, कैनल के थ्रू फ्लश आउट। फिर इसके एसेसरी ऑर्गन क्या हैं? 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, पैंक्रिया। जो यही है जो सलाइवरी ग्लैंड आपके खाना खाने के बाद जो लार के द्वारा सलाइवरी ग्लैंड, वो है आपके 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। यहाँ भी आपके पाचन क्रिया होती है और पेट में भी पैंक्रिया के पास यहाँ पैंक्रिया होता है, तो यहाँ भी आपके पाचन क्रिया होती है। लीवर एंड बर्नरी ट्रैक यहाँ पे होती है। ये है दैट्स इट, ऑर्गन आपने पढ़ने हैं और आपने ये एक्टिविटीज़ क्या क्या हो रही हैं, 5 एक्टिविटीज़ और ऑर्गन 7 हैं बस। उसके बाद हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, बहुत ही छोटा आसान। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? श्वासों का जाना, ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, यह है रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें मेन ऑर्गन्स क्या क्या रहते हैं ये हम देख लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मेन ऑर्गन हैं। इसी में काम करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। दैट्स इट। मेन ऑर्गन क्या क्या है? नेजल कैविटी, फेलिक्स, लेरिक्स, ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकी, सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, एल्वुली। तो हम पहले पढ़ेंगे नेजल कैविटी। नेजल कैविटी से O2 ऑक्सीजन ATP के रूप में जाती है। यहाँ पे आपके हेयर होते हैं नोज़ में, तो जो भी डस्ट वगैरह रहती है नोज़ में रुक जाती है
और नोज़ में जो डस्ट जमी हुई रहती है उसको कहते हैं बोगर। बोगर, जो डस्ट जमी हुई गोल गोल बन जाती है आपके नोज़ में, उसको कहते हैं बोगर। ठीक, उसके बाद फेलिक्स में जाती है आपकी एयर, मतलब O2, फिर लिरिक्स में, उसके बाद ट्रैकिया, विंड पाइप में हवा जाती है, फिर उसके बाद आपकी जाती है प्राइमरी ब्रोंकाई। यहाँ प्राइमरी ब्रोंकाई है, देखिए आप ध्यान से, शुरुआती जहाँ पे ये ब्रांचेस जैसे बनी हुई हैं, ये ब्रोंक्री, प्राइमरी ब्रोंक्री, फिर उसके बाद सेकेंडरी ब्रोंक्री, उसके आगे ही सेकेंडरी रहेगी, फिर टर्सरी ब्रोंक्री, उसके बाद फिर लास्ट में जो पिन हो रहा है आपके, मतलब गोल गोल जो बनाया हुआ है मैंने पेंसिल से, वो है आपके ब्रोंकाइज। ये है ब्रोंकाइज। फिर एल्वुली क्या होता है, जो गोल बनाया है उसके भी एंड में, वो है एल्वुलाइज। ये सब ऑक्सीजन लेते हैं, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और जब पंप होता है आपका लीवर, इसको सपोर्ट करता है डाया मसल। ये होता है डाइफा मसल। डाइफा मसल आपके लंग्स को सपोर्ट करता है जब पंपिंग करता है। तो आप लोग ध्यान से समझेंगे, यही मेन ऑर्गन है, इसी के द्वारा हवा ली जाती है और ऑक्सीजन ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है। दैट्स इट। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं आपके लिए हार्ट एंड सर्कुलेशन। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, सिर्फ आपको ये डायग्राम में ज़्यादा दिख रहा होगा, हमने इसीलिए अपने आप बनाया है ताकि आपको आसानी से हम समझा पाएँ और आप आसानी से कर पाएँ। ये डायग्राम हम समझा देते लेकिन आपको नहीं ज़्यादा समझ आता, तो हमने खुद बनाया ताकि आपको आसानी से समझ आए। हार्ट क्या है, पंपिंग ऑर्गन है, आपका पंपिंग ऑर्गन है, पंप करता है, ऑक्सीजन लेता है, और ये भी ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये ब्लड लेता है, ब्लड छोड़ता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड छोड़ता भी है, लेता भी है। तो हम बताएंगे कैसे होता है। पंपिंग ऑर्गन है ये हार्ट, जो मेल में रहता है 250 से 340 ग्राम रहता है, और फीमेल में 230 से 290 ग्राम रहता है। इसका साइज क्या रहता है, आपके फिस्ट के जितना साइज रहता है, एक मुट्ठी जितना, जितनी आपकी मुट्ठी है उतना ही आपका दिल रहता है, हार्ट रहता है, ये वाला दिल। इसमें क्या है, पल्मोनरी आर्टरी से और ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव होता है। यहाँ पे पल्मोनरी हम अपने में से समझाएंगे, इसमें से नहीं समझाएंगे, इसमें से आपको जल्दी समझ आएगा। पल्मोनरी आपको कहीं भी नाम सुन जाए, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही लेती हैं पल्मोनरी वेन्स। और हम पहले बताते देते हैं आपको, यहाँ पे 4 चैम्बर्स होते हैं आपके। एक होते हैं लेफ्ट आर्ट्रियम और राइट आर्ट्रियम। लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। जो नीचे रहते हैं वो वेंट्रिकल रहते हैं, ऊपर जो रहते हैं वो आर्ट्रियम रहते हैं। यहाँ पे आपके पल्मोनरी वेन्स रहती हैं जहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, फिर यहाँ से एरोटा के थ्रू ऊपर वाली स्था से निकलता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, एरोटा के थ्रू जाता है। ये रही एरोटा की आपकी पाइप। आप लोग ध्यान से समझेंगे, बहुत अच्छा आसानी से समझाया हुआ है। हम चलो फिर से आते हैं यहाँ पे। पल्मोनरी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करते हैं, जहाँ भी पल्मोनरी का नाम आ जाए अपने ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करती हैं वो। उसके बाद आर्ट्रियम ब्लड हमेशा रिसीव करेंगी और वेंट्रिकल ब्लड सेंड करती हैं। आर्ट्रियम जो ऊपर रहती हैं वो रिसीव करती हैं, नीचे जो रहती हैं वेंट्रिकल वो ब्लड रिलीज करती हैं। देखिए यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी लेती हैं ब्लड और फिर वेंट्रिकल के थ्रू, एरोटा के थ्रू ऊपर आप ब्लड भेजा जाता है। फिर क्या कहते हैं, इंफीरियर वेना कावा, ये हम अभी बाद में समझाएंगे, ये ज़्यादा हो गया फिर आपको। इंफीरियर वेना कावा क्या होता है, जब यहाँ से आपको एरोटा के थ्रू ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू होता है, फिर हर एक आपके बॉडी पार्ट में, अपर बॉडी पार्ट में और लोअर बॉडी पार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो एनर्जी रहती है वो एब्जॉर्व करके फिर बॉडी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड छोड़ता है। जब नीचे वाले पार्ट्स में से ब्लड आता है तो इंफीरियर वेना कावा के थ्रू नीचे से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, लेकिन इस बार क्या होगा, राइट आर्ट्रियम में आएगा पहले, फिर राइट वेंट्रिकल में जाते हुए फिर से यही प्रोसेस वो होगा,
राइट आएगा आपके राइट आर्टरियम में, फिर राइट वेंट्रिकल में। आपने कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन से आता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंफीरियर वेना कावा नीचे से आता है, और जो ऊपर से आता है मतलब ब्रेन वगैरह से आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो सुपीरियर वेना कावा ऊपर वाली पाइप से आता है, लेकिन आता है राइट ही साइड, राइट साइड आता है आर्टरियम में, फिर राइट वेंट्रिकल में, फिर ये कहाँ से जाता है, ये आपके राइट आर्टरियम में आता है, फिर राइट आर्टरी में वेंट्रिकल के थ्रू, ये है वेंट्रिकल, ये वाली पाइप वेंट्रिकल के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेंट्रिकल के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी जो है आपकी, यहीं से लंग्स के पल्मोनरी आर्टरी यहाँ दो हैं, तो पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, फिर जब नीचे या ऊपर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी आपकी रिलीज करती है ऑक्सीजन सब लेके, उसके बाद आपके राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी से आर्टरी के थ्रू लंग्स के पास जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। दैट्स इट, आपका ब्लड वो ये हार्ट सिस्टम इतना ही है। क्या है मेन, पल्मोनरी आर्टरी से आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, लेफ्ट वेंट्रिकल में पहले लेफ्ट आर्टरी में आएगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा के थ्रू, यहाँ पे एरोटा एक है पाइप, उसके थ्रू ऊपर बॉडी में रिलीज हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड का काम हो जाएगा बॉडी ऑब्जर्व कर लेगी, उसके बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऊपर से भी आएगा, आपके सर की तरफ से भी आएगा ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और नीचे से भी आएगा। जब ऊपर से आएगा तो सुपीरियर वेना कावा के थ्रू आएगा, नीचे से आएगा तो इंफीरियर वेना कावा के थ्रू आएगा, लेकिन आएगा राइट आर्टरियम में ही आपके, राइट आर्टरियम से थ्रू फिर वेंट्रिकल में आएगा, वेंट्रिकल के थ्रू फिर पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी में ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही आ रहा है, ऊपर से भी नीचे से भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में चला जाएगा। दैट्स इट, आपका ये हार्ट क्लियर है। उसके बाद हम करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम के मेन जो रहते हैं फंक्शंस, वो रहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पैंक्रिया ग्लैंड, सेक्स ग्लैंड, सेक्सुअल ग्लैंड कहते हैं इसको। उसके बाद क्या काम है, एंडोक्राइन सिस्टम इज मेड अप ऑफ सेवरल सीक्रेट हार्मोन्स दैट कंट्रोल मैनी इंपॉर्टेंट फंक्शन इन द बॉडी। ये कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट हार्मोन्स के द्वारा है, ये हार्मोन्स रहते हैं इसमें, दैट कंट्रोल मैनी इंपॉर्टेंट फंक्शन। कहते हैं कि ये ना बहुत सारे आपके बॉडी फंक्शन कंट्रोल करता है एंडोक्राइन सिस्टम। और ग्लैंड आर सच ऑर्गन इन आर बॉडी विच आर प्रोड्यूस एंड सीक्रेट केमिकल सब्सटेंस हार्मोन्स। कहते हैं ये हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है जो केमिकल के रूप में रहते हैं। हार्मोन्स क्या करते हैं, जो हार्मोन्स रहते हैं वो कंट्रोल करते हैं आपके, कोऑर्डिनेट करते हैं फंक्शन इन द बॉडी। कंट्रोल यानी जैसे आपके एंडोक्राइन सिस्टम ने मैसेज किया कि हाँ हाथ उठाइए, मैंने पेन उठाया, फिर गर्म टच किया, तो ये सब एंडोक्राइन सिस्टम मैसेज थ्रू करता है। मैसेज थ्रू तो नर्वस सिस्टम भी करता है, लेकिन वो प्राइमरी रोल प्ले करता है, मतलब फर्स्ट क्विक रिएक्शन करता है नर्वस सिस्टम। ये एंडोक्राइन सिस्टम पहले मैसेज छोड़ता है, फिर क्रिया होती है, मतलब वर्क करता है काम। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होता है आपके, हम मेन ग्लैंड पढ़ेंगे आपके। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होता है, ब्रेन में होता है। फंक्शन क्या होता है, कंट्रोल एंडोक्राइन सिस्टम। पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल हाइपोथैलेमस, इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को। इसका रोल क्या रहता है, ग्रोथ में रोल रहता है, मेटाबॉलिज्म मेंटेन करता है, सेवरल रिप्रोडक्शन मेंटेन करता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। और हर एक हम ग्लैंड के लोकेशन पढ़ लेंगे, फंक्शन पढ़ लेंगे और रोल पढ़ लेंगे। दैट्स इट, यही फंक्शन हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम के। चलिए, पीनियल ग्लैंड कहाँ होता है, लोकेशन ब्रेन में होती है। फंक्शन क्या होता है, स्लीप हार्मोन्स को ये कंट्रोल करता है। थायराइड ग्लैंड कहाँ होता है, आपके नेक में होता है। फंक्शन क्या होता है, मेटाबॉलिज्म, डाइजेस्टिव सिस्टम फंक्शन भी कंट्रोल करता है ये आपका थायराइड ग्लैंड। और ये पैराथायराइड ग्लैंड कहाँ होता है, पैराथायराइड सर्फर, ये थायराइड ग्लैंड के नीचे ही होता है। इसका काम क्या है, ब्लड कैल्शियम, इसका काम है ब्लड कैल्शियम को कंट्रोल करता है ये। और उसके बाद एड्रिनल ग्लैंड आता है आपका,
एड्रिनल ग्लैंड जो लोकेशन कहाँ रहती है, एड्रिनल ग्लैंड की किडनी के ऊपर रहती है और ये इसके फंक्शन बहुत सारे हैं। स्ट्रेस को भी कंट्रोल करता है, ब्लड फ्लो इंक्रीज करता है। उसके बाद आता है आपका पैंक्रिया ग्लैंड। ये इसकी लोकेशन कहाँ रहेगी, आपके पेट के पास रहेगी, स्टमक के पास। इसके भी बहुत सारे फंक्शन हैं। इसका फंक्शन रहेगा पहला तो रहता है अल्फा सेल्स। अल्फा सेल्स क्या करते हैं, ग्लूकोज को मेंटेन करते हैं और ग्लूकोज कम होता है तो रिलीज करते हैं, ज़्यादा होता है तो मेंटेन करते हैं। बीटा सेल्स मेन फंक्शन इंसुलिन हेल्प डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज। ये ब्लड में जो ग्लूकोज की कमी रहती है उसको पूरा करता है। और सेक्सुअल ग्लैंड क्या करते हैं, मेल में होते हैं टेस्टिस होते हैं जो हेल्प करते हैं मेल सेक्स करेक्टरिस्टिक डेवलपमेंट करने में, ठीक। फीमेल्स में होती है ओवरीज जो हेल्प करती हैं फीमेल्स सेक्स करेक्टरिस्टिक्स डेवलपमेंट करने में। ये हो गया आपका कंप्लीट जो रहता है आपका एंडोक्राइन सिस्टम। इन अ वेरी इजी वे समझाया जा रहा है आपको। तो इसके बाद आता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या है आपका, आई थिंक ये लास्ट ही है आपका, क्या बात है, लास्ट नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम क्या होता है, मैसेज थ्रू पास आउट करते हैं। क्विक रिएक्शन रहता है इसमें। आप गर्म पानी को टच करते हैं, हाथ पीछे हटा लेते हैं, ये नर्वस सिस्टम का काम रहता है। आप कोई भी काम कर, आपने आपने सोचा और हो गया, ये नर्वस सिस्टम का काम रहता है। मतलब आपका वॉलेंट्री काम जो रहते हैं ये नर्वस सिस्टम के रहते हैं। ये क्या है पहले हम पढ़ेंगे। द नर्वस सिस्टम इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क nervous and cells that message to and from the brain and spinal cord to various part of the body। कहते हैं कि ये मैसेज थ्रू आउट करते हैं दिमाग से, जो कि स्पाइनल कोड होते हुए आपके जो वर्टिब्रस कॉलम में स्पाइनल कोड होती है उसके थ्रू मैसेज जनरेट होता है और उसी के थ्रू कोई भी मैसेज भेजा जाता है तब एक्टिविटी हो पाती है। नर्वस सिस्टम 2 पार्ट में डिवाइड है, बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे। नर्वस सिस्टम 2 पार्ट में डिवाइड है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कोड की बात है। ये रहा ब्रेन और स्पाइनल कोड। इसमें क्या है, ब्रेन कहाँ लाई करता है, लाई विद इन स्कल, जो आपका खोपड़ी रहती है, हम आपको दिखाते हैं, यहाँ आपके लाई करता है ब्रेन, आपका स्कल में लाई करता है। स्पाइनल कोड कहाँ, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एक्सटेंड फ्रॉम ब्रेन थ्रू फोरमैन मैग्नम। ये फोरमैन मैग्नम से ख़त्म होता है वहाँ पे। इट लाई इन वर्टिब्रा कोलम, जो आपकी हड्डियाँ रहती रीढ़ की, वहाँ पे आपका स्पाइनल कोड रहता है। ये लोकेशन बताई गई है। ये क्या कहते हैं, बोथ आर कवर्ड बाय मैनिंग्स। ये दोनों मैनिंग्स की एक लेयर होती है, उससे कवर रहते हैं ब्रेन और स्पाइनल कोड। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मतलब दूसरा पॉइंट इसका। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या कर रहा है, क्या रहता है, कंसिस्ट ऑफ द नर्वस आउटसाइड द ब्रेन। जो ब्रेन के बाहरी भाग के नर्वस सिस्टम रहता है वो कंट्रोल करती है केमिकल नर्वस क्रैनियल नर्वस सिस्टम। और जो ब्रेन रहता है क्रैनियल नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, और स्पाइनल कोड रहता है जो स्पाइनल नर्वस सिस्टम को मैसेज देता है। अब इसके 2 पार्ट हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट हैं। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, इसमें क्या रहता है, सेंट्रल ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में सेंट्रल इन्वॉल्यूंटरी मूवमेंट ऑफ विजुअल ऑर्गन। इसमें इन्वॉल्यूंटरी मूवमेंट रहती हैं, जैसे हार्ट रहता है आपका और उपस्थ वगैरह जो रहते हैं वो इन्वॉल्यूंटरी मसल रहती हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में। जैसे सिंपैथेटिक प्रिपेयर ऑफ सडन स्ट्रेस, जैसे आपके सामने कोई शेर आ जाए, कोई डराने की कोशिश करे, हु ऐसे कर देते हैं, तो उसी के लिए ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। इसको फाइट एंड फ्लाइट मोड भी कहते हैं। अचानक से कोई भी चीज़ आ जाए तो उसके लिए ये रहता है पेरिफेरल। प्रिपेयर फॉर द रेस्ट, ये रेस्ट के लिए प्रिपेयर रहता है। जैसे ही कोई हमको अचानक से काम पड़ जाता है, हम एक्टिव हो जाते हैं, अचानक काम करने लगते हैं कि हाँ हमने करना था, पेपर आगे पढ़ना है, फटाक से हम वेरी क्विक रिस्पॉन्स करते हुए, तो ये जो रहता है नर्वस सिस्टम ये
पेरिफेरल नर्व सिस्टम ऐसे काम करता है। सोमैटिक नर्व सिस्टम क्या है? कंट्रोल वॉलेंटरी मूवमेंट। स्केलेटन सिस्टम, इस स्केलेटन सिस्टम में पहले भी पढ़ चुके थे। वॉलेंटरी वाला, जैसे हम अपनी इच्छा से पेन उठा रहे हैं, काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं अपनी इच्छा से। वॉलेंटरी मतलब अपनी इच्छा से काम कर रहे हैं। सोमैटिक फंक्शन ये रहता है। आपका ख़त्म हो गया है, दैट्स इट, नर्वस सिस्टम। आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, मेहनत लगती है और आप लोग को अच्छा पढ़ाया गया है, आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। धन्यवाद। आप लोग पढ़ें अभी। थैंक यू।